इनमें एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। और आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूं अपने खास प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक के साथ। हम अपनी आज की पेशकश में बात करेंगे प्रिजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, उसके प्रोडक्शन और मार्केटिंग की। आज के दौर में केमिकल खादों और कीड़ों को मारने वाली दवाओं के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से पूरी दुनिया की आबादी की सेहत इफ़ेक्ट हो रही है और तरह तरह की बीमारियां जन्म ले रही हैं। इन सब से बचने का एक बेहतर तरीका ऑर्गेनिक तरीके से खेती को खासी अहमियत दी जा रही है और हर कोई ऑर्गेनिक खुराक में ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगा है। ऐसे में आप अपने छोटे से खेत में सब्जियों को कैसे उगा सकते हैं, साइंटिफिक तरीके से उनको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे पैकेजिंग के दुनिया के बाजार में उन्हें बेच सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं, ऑर्गेनिक तरीके से कैसे सब्जियों को उगा सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, महफूज कर सकते हैं, क्या तरीका है साइंटिफिक, कहाँ से उसका बाज़ार, कहाँ पर उसका बाज़ार है। इसी पर आपको जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान, पंचकुला के फॉर्मर प्रोजेक्ट ऑफिसर और एनर्जी साइंटिस्ट मनोज जैन और पतंजलि के सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन भरुआ एग्री साइंस के प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाइस प्रेसिडेंट विक्रांत वर्मा। हम आप दोनों का वेलकम करते हैं और साथ ही आपको ये भी बता दें कि अगर आपके भी जहन में कोई सवाल है तो हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर मुसलसल फ्लैश किया जा रहा है। तो मनोज जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कितनी ज़रूरत है आज के दौर में ऑर्गेनिक खेती की, और ऑर्गेनिक खेती लेमन लैंग्वेज में समझना चाहेंगे कि क्या है और कितनी आसान है। इधर जी ऐसा है कि जो हमारे पास हम सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार, और मैं बताना चाहूँगा कि जो ऑर्गेनिक खेती है जो आज की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आवश्यकता है, उसका जो बेसिक रीज़न है कि हमारे जो किसान भाई हैं और अभी भी काफ़ी संख्या में और काफ़ी पूरे देश के अंदर अगर हम देखें तो जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का है वो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर भी अभी धीरे धीरे जो सिचुएशन है उसमें अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर हमारे लोगों का ध्यान गया है, क्योंकि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है उस यूज़ से हमारी जो स्वास्थ्य संबंधित जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट उस पर आया है। जैसे हम देखते हैं आजकल जो बीमारियां हैं वो हमारे सबसे ज़्यादा ध्यान देता है कि वो बीमारियों का जो बेसिक कारण है वो हमारा खान पान है। और खान पान में जो हमारी फसलें हैं काफ़ी ज़्यादा, चाहे जो हमारी ट्रेडिशनल जो क्रॉप्स हैं, चाहे गेहूँ, चावल, बाजरा, ज्वार, जो कुछ भी है, या हमारी जो सब्जियां हैं, तो उन सब्जियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग किया जाता है। और उसका कारण है कि जो किसान हैं और जो लोग हैं जो खेती करते हैं वो इस चीज़ पे ध्यान देते हैं कि उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। हम प्रोडक्शन तो ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन क्वालिटी वाइज उसकी जो गुणवत्ता है वो हम धीरे धीरे उसको कम कर रहे हैं। और उसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है कि हम लोग क्यों ना जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनसे अलग हटके, अगर हम जो हमारे नेचर ने हमको दिया है, प्रकृति ने जो हमें दिया है, जिसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, या हमारे पास कार्बनिक जो खेती है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान जाने लगा है, क्योंकि लोगों को लगने लगा है कि कार्बनिक खेती से जो प्राप्त हुए उत्पाद हैं वो ज़्यादा उनकी गुणवत्ता अच्छी है हमारे स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसीलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का सबसे ज़्यादा जरूरी है, और इसमें सरकार बहुत अच्छे तरीके से इसको बढ़ावा देने के लिए काफ़ी अच्छे नए जो उनके प्रोग्राम्स हैं वो चलाए जा रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग और जो हमारे किसान बंधु हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ से जाएं। इसमें खर्चा भी कम आता है और उत्पादन भी शुरू में लगता है कि थोड़ा कम है केमिकल फर्टिलाइजर की अपेक्षा, लेकिन गुणवत्ता उसकी ज़्यादा होती है, इसलिए उसको ऑर्गेनिक उत्पाद की जो मूल्य है वो भी ज़्यादा
मिलता है उसकी सेल्फ लाइफ भी अच्छी होती है और हमारे को किसी तरह का कोई हमारे जो शरीर है उसको किसी तरह से नुकसान नहीं होता, हमारा जो स्वास्थ्य है वो काफ़ी अच्छा उसके अंदर मेंटेन रहता है। तो इसीलिए हमारा जो किसान है वो धीरे धीरे ऑर्गेनिक की तरफ उसको जा रहे हैं और हमारी जो सरकार है अपने जो विभिन्न कार्यक्रम है सरकार के ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए उसकी तरफ उसको बढ़ावा दे रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान उसको स्वीकार करें और उसको शुरुआत करें। जी बिल्कुल, ये तो बात हुई कि ऑर्गेनिक खेती करने के क्या क्या फायदे हैं। विक्रांत जी आपसे समझना चाहेंगे, अगर कोई किसान या कोई आम व्यक्ति अगर ऑर्गेनिक खेती करना चाहे तो क्या ज़रूरतें हैं, सबसे पहले क्या इंश्योर करना होगा और साथ ही सरकार की कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिसका कि फ़ायदा उठाया जा सकता है? नित्या जी, अगर हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है तो सबसे पहले हमें बिल्कुल रूट पे जाना होगा। हमारी अगर सोयल स्वस्थ रहेगी तो हम लोग उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा सकते हैं। सबसे पहले तो हमें अपनी मिट्टी को जो है वो एक तरीके से क्लियर करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले अपनी सोयल टेस्टिंग करानी पड़ेगी। हमारी सोयल टेस्टिंग में आज की डेट में जितने हमने फर्टिलाइजर यूज़ किए, जितना हमने पेस्टिसाइड यूज़ किया, तो सोयल इतनी ज़्यादा दूषित हो चुकी है कि उसमें हैवी मेटल्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो सबसे बड़ी बीमारियों का कारण तो यही है, जो हैवी मेटल हमारे शरीर में जाके स्टोर हुए हैं, जिससे किडनी की बीमारी, हार्ट की बीमारी सब इसी के कारण से है। तो सबसे पहले हमें लगभग 3 साल तक ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी पड़ती है, तब जाके हम उस सर्टिफिकेट को प्राप्त करते हैं जिससे कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग का सर्टिफिकेट मिलता है। तो सबसे पहले हमें सॉइल टेस्टिंग करनी ही पड़ेगी, उसके बाद जाके हम लोग इस ओर आगे बढ़ सकते हैं। जी, तो ये तो बात हुई सर्टिफिकेशन की, और कैसे आप शुरुआत कर सकते हैं ऑर्गेनिक खेती अगर आप करना चाहते हैं। मनोज जी, छोटे मझोले किसानों की अगर हम बात की जाए तो करें, हम यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं जानकारी से कामयाबी तक का, तो कैसे छोटे मझोले किसानों को फायदा हो सकता है, कैसे उनकी आमदनी दुगनी हो सकती है, जैसे कि लगातार ये हमारे प्रधानमंत्री कहते रहे हैं, कैसे ऑर्गेनिक खेती की जाए जिससे उनका आय बढ़े, और साथ ही कैसे उसको प्रिजर्व किया जाए, कैसे उसकी मार्केटिंग की जाए, आपसे विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले ये बताइए कि ऑर्गेनिक खेती के लिए क्या करना हो। ऑर्गेनिक खेती के लिए जो इसमें जैसे आपने बताया कि जो छोटे किसान है या मझोले किसान है, वो किसान अपनी अगर उनके पास छोटी जमीन का टुकड़ा भी है तो उसमें वो वेजिटेबल फार्मिंग से शुरू कर सकते हैं उसको, और उसमें कोशिश करें कि एकदम जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है उसकी मात्रा धीरे धीरे कम करें, और अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो, और उनके पास इजीली अवेलेबल भी होगा, काउडंग या कह सकते हैं जो गाँव के अंदर उत्पन्न है, जो पशुओं के द्वारा के गोबर है उसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपने खेत में जो ये खाद है उसका उपयोग कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट को वो बना सकते हैं, ताकि उसमें जो क्वालिटी ऑफ वेजिटेबल्स हैं जो उनको तुरंत एकदम कैश अमाउंट देती है या उनकी अच्छी सेल मिलती है, अच्छा उसका प्राइस मिलता है, उस तरफ वो जा सकते हैं। तो इससे उसको उसके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस है वो आएगा, और इसमें उसको जो खाद है वो खुद भी स्वयं भी गांव के अंदर उसको बना सकता है, या सीधे सीधे वो बाजार से भी उसको ले सकते हैं। आजकल बाजार के अंदर भी जो हमारी ऑर्गेनिक जो हमारे ये खाद है वो भी मिलने लगी है काफी हद तक, और उससे वो अपनी जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा सकता है। और इसमें जो उसको जो सबसे अच्छा फायदा होगा कि जो उसकी क्वालिटी है, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर आप देखें शहरी क्षेत्र में भी कि जो लोग हैं जो सब्जियां खरीदते हैं या इस्तेमाल करते हैं, वो लोग भी अभी धीरे धीरे बाजार में जाकर उनका जो सबसे पहले प्रश्न होता है कि अगर ऑर्गेनिक उनको मिल जाए, किसी मॉल में भी कह सकते हैं, किसी वेजिटेबल जो रेडी वाला है उससे ही पूछते हैं कि, तो वो भी उसको दाम जो होते हैं उसके ज़्यादा मिल जाते हैं। अगर मान लिया नॉर्मल जो आलू है जो केमिकल फर्टिलाइजर से अगर उसको 20 रुपये किलो मिलता है, वो 40 रुपये किलो में भी उसको खरीद कर खुश होता है कि चलो मेरे को एक अच्छे टाइप की जो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स है मिली है, इससे जो हमारा स्वास्थ्य है वो प्रॉपर्ली मेंटेन रहेगा। तो ये छोटी से शुरुआत कर सकते हैं, उसके बाद जमीन का छोटा सा हिस्सा होगा तो उसमें भी वो शुरुआत कर सकता है इसके लिए। जी बिल्कुल, तो छोटे से ज़मीन के टुकड़े से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। आप केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह काऊ डंग का इस्तेमाल कीजिए और धीरे धीरे आप पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं। विक्रांत जी, ये तो बात हुई कि फर्टिलाइज़र की, अगर हम सॉइल की बात करें, सॉइल टेस्टिंग में भी सरकार की ओर से मदद मिलती है, और अगर कीटनाशक दवाओं की बात करें तो उसका क्या इस्तेमाल किया जा सकता है उसकी जगह? नीता जी, कीटनाशक के लिए तो आप जो है अपने घर पे ही एक कीटनाशक तैयार कर सकते हैं। गौमूत्र, गुड़
थोड़ा काऊ डंग, जो हमने अगर ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाना है जी, तो हमें अपने पशुओं को भी अपने साथ रखना पड़ेगा अब। जी, जो हमने यंत्रीकरण के साथ में अपने पशु हमारे से हटा दिए गए, वो हमारे मित्र थे। जी, तो हमें अपने पशुओं को अपने साथ में रखना पड़ेगा। हमें उनके काऊ डंग से, उनके गौमूत्र से, उनसे पेस्टिसाइड खुद पे अपने घर पे आप बना सकते हैं। प्लस बहुत सारे उत्पाद मार्केट में हैं जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड भी, जैसे नीम के कारे हैं, जैसे हमारा पतंजलि का धरती का चौकीदार करके एक प्रोडक्ट आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अपना पेस्टिसाइड, अपना ये फर्टिलाइजर ये स्वयं तैयार कर सकते हैं। ऑर्गेनिक खेती करने के लिए नेताजी बहुत सारा खर्च करने की जरूरत नहीं है जी। आप जो है अपने घर से ही, अपने पशुओं से ही सब कुछ तैयार कर सकते हैं। पेस्टिसाइड हो, खाद हो, या आपको कोई फंगीसाइड बनाना है, तो जैसे मट्ठा का यूज करते हैं तो फंगीसाइड में यूज होता है मट्ठा का, तो वो आप लोग आराम से उसको कर सकते हैं। प्लस हमें अपनी सोइल टेस्टिंग अगर हम लोग कर रहे हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमें एक्चुअल में खेत के अंदर डालना क्या है। अभी हो क्या रहा है कि किसान को ये नहीं पता कि अपने खेत के अंदर उसको क्या डालना चाहिए जी। और जैसा कि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूं, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसा होता है कि हमारे पड़ोस में खेत जो है वो 3 कट्टे यूरिया उसने डाला तो पड़ोसी उसका 6 डाल लेगा। तो यूरिया हम एक्सेस में डाल रहे हैं, पेस्टिसाइड एक्सेस में डाल रहे हैं, और हमें पता ही नहीं हम करना क्या चाह रहे हैं जी। ज्यादा यूरिया डालने से भी हमारी जमीन जो है बंजर हो रही है। तो पतंजलि इस अभियान में हमारे जो पूज्य आचार्य श्री हैं और पूज्य स्वामी जी हैं, उनके निर्देशन में हम लोग लगभग 10 साल से इस पे काम कर रहे हैं, सोइल टेस्टिंग पे। क्योंकि सोइल टेस्टिंग कराना भी अपने आप में काफ़ी एक्सपेंसिव था और काफ़ी लेंदी प्रोसेस था जी। तो हमारी लगभग 300 साइंटिस्ट की टीम है जो इस पे काम कर रही है एग्रीकल्चर के ऊपर, और स्वामी जी के निर्देशन में और आचार्य जी के निर्देशन में हम ये लोग कर रहे हैं। और हमने सोइल टेस्टिंग की किट और सोइल टेस्टिंग मशीन डेवलप की है। किट में हम 5 पैरामीटर टेस्ट करते हैं। वे 5 पैरामीटर हर फसल से लगाने से पहले हमें करने चाहिए, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमें एक्चुअल में डालना क्या। अब मान लो हमारे खेत में ऑर्गेनिक कार्बन है ही नहीं, ऑर्गेनिक कार्बन ना होने मतलब ऑर्गेनिक कार्बन हम काऊ डंग से भी ले सकते हैं, केचुआ खाद आती है, बहुत सारे इस तरह के हम लोग अगर एक ढैंचा हम लोग पहले उगाते थे, अभी बहुत कम कर दिया लोगों ने उगाना, वो उगा के उसको दोबारा से जो है जोत देते थे, तो वो हमारा काम करता था ऑर्गेनिक मैटर लाने के लिए। अभी हम वो यूरिया डाल रहे हैं, लेकिन यूरिया डालने से भी वो प्रॉब्लम हल नहीं होगी अगर वो यूरिया जो नाइट्रोजन है वो अवेलेबल फॉर्म में ना हो। तो अवेलेबल फॉर्म में कितना नाइट्रोजन है, जैसे महाराष्ट्र की मैं आपको बताऊं अनीता जी, वहां तो ऑर्गेनिक कार्बन बहुत है मिट्टी के अंदर, बिल्कुल काली मिट्टी आपको दिखेगी, लेकिन जो ऑर्गेनिक फॉर्म में वो सॉरी अवेलेबल फॉर्म में जो है ऑर्गेनिक मैटर वो है नहीं, बहुत कम मात्रा में। तो उसको हमें ऑर्गेनिक अवेलेबल फॉर्म में लाने के लिए ऑर्गेनिक कार्बन को हमें क्या करना है, वो हमें सोइल टेस्टिंग से ही पता चलेगा। और इस टाइम पे जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, और उन्होंने बहुत बड़ा अभियान चला रखा है, और अभी आप देख रहे होंगे लैब टू लैंड करके एक प्रोग्राम चल रहा है 15 तारीख तक। जितने वैज्ञानिक हैं सब गाँवों में जा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि सोइल टेस्टिंग कराओ, सोइल टेस्टिंग करने से क्या फ़ायदा है, और कैसे कैसे हमें अपने बिना पेस्टिसाइड को यूज़ करने के कैसे हम अपना खेती की जा सकती है जी। और एक शब्द हमारे मैं आपको बताऊं नीता जी कि आचार्य जी एक शब्द बोलते हैं कि ये जो हम बोलते हैं दवाई डाल दी हमने खेतों में, तो इसको दवाई डालना हमें जब तक बंद नहीं करेंगे तो जब तक हम उसको ऑर्गेनिक को शायद आगे बढ़ाने में बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि लोगों को लगता है कि कोई फसल का रोग आ गया हम दवाई लेकर आ रहे हैं, उसको आप विष बोलिए जी। तो हमारे आचार्य जी हमेशा ये बात बोलते हैं कि इसको कीटनाशक मत बोलिए, कीटनाशक दवाई, इसको कीटनाशक विष बोलिए जी, तो लोग इसका कम यूज करें। मनोज जी, आपने बताया कि सॉइल टेस्टिंग बहुत जरूरी है, लेकिन ये सॉइल टेस्टिंग कराई कैसे जा सकती है? कोई इसके लिए यंत्र या मशीनें कहाँ पर उपलब्ध मिलेंगी?
जैसा विक्रांत जी ने भी बताया कि जो सॉइल टेस्टिंग है, इसके जो लिए जो राज्य सरकार की भी लेबोरेटरीज होती हैं, वहाँ पर फार्मर्स को ले जाना होता है अपने जो सॉइल टेस्ट हैं, या उनसे उनके साथ में बातचीत करके तो जो खेत के अंदर से विभिन्न स्थानों से मिट्टी निकाल के उनके जो पैरामीटर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली उसको ले जाया जाता है। तो वो एक थोड़ा सा कई बार लंबा प्रोसीजर हो जाता है। इसके साथ साथ जैसे विक्रांत जी ने बताया कि इनके जो मशीन डेवलप की गई इनके द्वारा, तो उसको मशीन को गांव की जो महिलाएं हैं वो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के काफ़ी स्टेट्स में ट्रेनिंग भी इन्होंने ऑर्गेनाइज की है उनके लिए, कि ताकि जो महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर भी हो सकें और साथ ही साथ वो अपने गांव के अंदर अपनी अर्निंग भी कर सकें। जो उनके किसान लोग हैं, जो फार्मर्स लोग हैं गांव के अंदर, वो अपनी मिट्टी लाके वहीं की वहीं उसको चेक कराएं, अपने देखें, रिपोर्ट भी साथ साथ ही जनरेट हो जाती है, ताकि पता चल जाए कि उनकी सॉइल में किस तरह की दिक्कतें हैं और किस तरह की वो उपाय करके उसको दूर कर सकते हैं जो उसमें दिक्कतें आ रही हैं। इसमें जो पोर्टेबल किट्स भी इनकी अवेलेबल है, और जो बड़ी मशीन है गांव के अंदर भी वो अपनी सेटअप कर सकते हैं, या ब्लॉक लेवल पे या जैसे भी उनको लगता है क्लस्टर लेवल पे उसको सेट करके उससे काफ़ी अच्छे किसान लोग भी फायदा उठाएंगे, और जो गाँव की महिलाएं हैं वो भी आत्मनिर्भर होकर अपनी अर्निंग कर सकती हैं और गाँव के अंदर ही उनको वो फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है। और सॉइल टेस्टिंग हमारे पास किसी भी प्रकार की खेती करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उस खेत में हम क्या चीज़ उगा सकते हैं, किस फसल के लिए वो सॉइल बेस्ट है, उसको अगर हम उगाएं तो वो ज़्यादा बेहतर आपको रिजल्ट्स देंगे। और साथ ही साथ हम कीटनाशक और जो हमारे पास जो फर्टिलाइजर्स हैं, रासायनिक खादें हैं, उनका उपयोग कम करके और ऑर्गेनिक जो खाद है उसका उपयोग हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं उसके अंदर। तो मशीन को अगर गांव में लगाते हैं तो वो मशीन के लिए इनसे संपर्क कर सकते हैं और अपने स्तर पर भी वो देख सकते हैं उसको। जी बिल्कुल। तो कैसे बहुत ज़रूरी है एक खेत, अगर आप ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं तो सॉइल टेस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विक्रांत जी, आपसे समझना चाहेंगे कि अगर सॉइल टेस्टिंग करानी हो या फिर बायो फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करने हो तो सरकार से कोई मदद मिल सकती है, सब्सिडी मिल सकती है, कोई ऐसी उनकी पॉलिसी है जिससे इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है, कोई लोन मिल सकता है? जी नीता जी, सरकार की तरफ से अभी बहुत सारी स्कीम जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए चलाई जा रही हैं। उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उनको सब्सिडी में दवाएं जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड हैं और जो उर्वरक हैं और जो ट्रेनिंग है वो सब सब्सिडाइज रेट पर दी जा रही है। और जो उनके सर्टिफिकेशंस हैं वो सब गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल मुफ्त करा के दिए जा रहे हैं। जी, ये गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की भी स्कीम चल रही है और स्टेट गवर्नमेंट की भी स्कीम चल रही है। जी। और लगभग 90% तक सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से अलग अलग विभिन्न योजनाओं में दी जा रही है। जी बिल्कुल। तो सरकार की तरफ से काफ़ी कुछ कोशिश की जा रही है जिससे कि किसान जो हैं वो ऑर्गेनिक खेती की ओर रुख करें और उनके आमदनी भी दुगनी हो। अब आपसे यहाँ समझना चाहेंगे मनोज जी कि अगर हम ऑर्गेनिक खेती करें तो अमूमन ये देखा जाता है कि जो उसका प्रोड्यूस होता है, जो फसल होती है वो उतनी ज़्यादा क्वांटिटी उसकी नहीं होती है। क्या ये सही है? और अगर प्रोड्यूस कम है तो क्या उसको प्रिजर्व भी किया जा सकता है? यह आपसे समझना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि कई बार क्या होता है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनका जब हम प्रयोग करते हैं कोई भी किसान, तो उसको थोड़ा सा लगता है कि उपज उसकी ज़्यादा हो रही है, बढ़ रही है। और शुरू में जो केमिकल फर्टिलाइजर स्टार्ट करने का जो पर्पस था वो यही था कि उपज ज़्यादा से ज़्यादा मिले। लेकिन हम जैसे बताया कि हमें क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी का भी हमने ध्यान देना है, क्योंकि सीधा सीधा जो उसका प्रभाव है वो हमारे स्वास्थ्य पर होता है। तो शुरू में उसको उपज थोड़ा कम लगेगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे पूरी तरह से हमारे को उसकी जमीन की जो टॉक्सिकेशन है, जमीन में जो हमने केमिकल फर्टिलाइजर लगाकर उसको किया है उसको डिटॉक्सिफाई करने में थोड़ा समय लगता है। तो शुरू में प्रोडक्शन कम होगी, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें कि जहां उसकी उपज थोड़ी अगर कम होती है शुरुआत में तो उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है। जी। तो कहने वाला अगर उसके आधी भी होती है लेकिन उसका मूल्य अगर उसको डबल मिल जाता है तो वो उसको उसी लेवल पर ले आते हैं। तो दूसरी बात, जो हमारे पास जो प्रिजर्वेशन की आप बात कर रहे हैं, तो क्या होता है सीजन के समय में हम जो फसल होती है उसको उचित मूल्य उस समय नहीं हो पाता, क्योंकि सीजन में ज़्यादा क्वांटिटी में वो प्रोड्यूस हो जाता है, हर एक फार्मर के पास वो अवेलेबल रहती है। तो ऐसे में जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाना, और नंबर 2 उसको हम फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकें। जिस समय उससे पर्टिकुलर क्रॉप्स का सीजन नहीं होगा उस समय के लिए उसको
इस्तेमाल करना, उस समय इस्तेमाल करना। तो उसके लिए जो सबसे अच्छा तरीका है वो है, जैसे हम सोलर ड्रायर्स को हम यूज करते हैं। तो सोलर ड्रायर्स का अगर हम यूज करते हैं तो उन फसलों को, जैसे हम टमाटो का एग्जांपल लें या हम इसका एग्जांपल लें, ऑनियन का एग्जांपल लें, या और जो दूसरी ऐसी क्रॉप्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जिसका कि थ्रू आउट द ईयर यूज होता है, लेकिन फसल सीजन में ज्यादा होती है। तो उस समय अगर उसको चॉप करके, उसको ड्राई करके प्रॉपरली हाइजीनिक तरीके से उसको पाउडर में कन्वर्ट करके, तो वो वैल्यू एडिड प्रोडक्ट उनका बन जाता है। और ये बहुत अच्छी तरीके से एक एज ए रूरल इंडस्ट्री की तरह से इसको एस्टेब्लिश किया जा सकता है। और इसमें गवर्नमेंट के भी काफी अच्छे इंसेंटिव्स को मिलते हैं उन ग्रुप्स को, और वो लोग अपने घर पर छोटे से चीजें स्टार्ट कर सकते हैं। पहले उसको मान लिया कोई, अगर हम एग्जांपल लें टमाटोज का, तो टमाटोज को तो वो चॉप करके उसको प्रॉपर्ली ड्राई करके, सोलर ड्रायर में ड्राई करके, उसको ग्राइंड करके और उसको पाउडर में कन्वर्ट करके, और उसके पैकेजिंग एंड देन मार्केटिंग। आजकल मार्केटिंग के लिए भी काफी अच्छा प्लेटफॉर्म हो गया है। जरूरी नहीं कि जो प्रोडक्ट आपके यहाँ है वो लोकली सेल हो, ऑनलाइन इतना बड़ा प्लेटफॉर्म्स हैं आजकल, और काफी अच्छी वैल्यू उसको मिल जाती है। तो दे कैन स्टार्ट फ्रॉम द वेरी स्मॉल बिजनेस, कि धीरे धीरे उसको फिर उसको ग्रो अप कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में उसको अपने छोटे छोटे उद्योग धंधे की तरीके से उसको शुरुआत करें, और ताकि उसके अंदर भी एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा, और आगे उसको मार्केटिंग के लिए भी अच्छा, क्योंकि क्वालिटी हो उसके प्रोडक्ट में। जैसे हम बता रहे हैं कि हमने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पहले डेवलप किया, अपना उगाया, उसके बाद में उसको प्रोसेस करने के बाद में उसको हम आगे ले गए हैं मार्केटिंग तक। और इसके लिए भी गवर्नमेंट के काफी अच्छी प्रोग्राम्स है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स भी काफी अच्छे उसके अंदर मिल रहे हैं। जैसे अगर थोड़ा लार्ज स्केल पे करें तो PMFME स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर माइक्रो जो है ना फूड प्रोसेसिंग यूनिट में लगाने में, तो उसके अंदर उसको MSME के अंदर का उसको सब्सिडी भी 35% तक उसको मिल जाती है उसको। जी, तो अगर आप प्रिजर्वेशन करना चाहते हैं और ऑर्गेनिक का आपने प्रोड्यूस तैयार किया है, ऑर्गेनिक खेती की है, तो उसके लिए भी आपको सब्सिडी मिल जाती है। विक्रांत जी, यहाँ पर ये भी समझना चाहेंगे कि सबसे पहले ज़रूरत है ये समझने की आपकी सॉइल कैसी है, सॉइल टेस्टिंग करें, उसके अकॉर्डिंगली आपको उसमें फर्टिलाइज़र यूज़ करने हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करना है। उसके बाद आप ये भी बताएं कि शुरुआत अगर करनी हो तो कौन सी सब्जियाँ या क्या चीज़ उगानी चाहिए अगर हमें ऑर्गेनिक खेती करनी है तो? देखिए नीता जी, अगर ऑर्गेनिक खेती हमें करनी है तो ऑर्गेनिक खेती में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसान को आती है कि प्रोडक्शन उसका घट जाता है। तो वो बोलता है कि जी मेरा तो प्रोडक्शन घट गया तो मुझे नुकसान हो रहा है जी। तो नुकसान तो वैसे अब नहीं होता, क्योंकि आज की डेट में अवेयरनेस बहुत है लोगों में, लोग खुद से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ढूंढते भी हैं, और आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को आराम से पहचान भी लेते हैं, स्वाद उसका बड़ा अच्छा होता है। तो आप मल्टी क्रॉपिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने सपोज आपने जो है धनिया लगा दिया, सब्जी की अगर बात कर रहे हैं, उसके ऊपर आपने उसी लाइन में आपने मिर्च लगा दी, फिर उसी लाइन में आपने टमाटर लगा दिए। तो आप जो है मल्टी क्रॉपिंग करके एक ही क्यारी, एक ही खेत से जो है कई सारे सब्जियों की प्रोडक्शन कर सकते हैं। और जैसा कि हमारे देश में इस टाइम पे खेतों का साइज बहुत कम होता जा रहा है जी, तो मल्टी क्रॉपिंग करना सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। और आपको ऑर्गेनिक के रेट भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं मार्केट में, तो इस तरीके से आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। जी, तो मल्टी क्रॉपिंग की जा सकती है। आपने कहा कि एक ही क्यारी में कई सारी सब्जियां उगाई जा सकती हैं। अब आपसे समझना चाहेंगे मनोज जी, जैसे आपने बताया टमाटर, प्याज के लिए कैसे उसको प्रिजर्व किया जा सकता है, क्या मेथड रहता है इसका? अगर हम प्रोसेस की बात करें, अगर हमको प्रिजर्व करनी है सब्जियां, तो कौन कौन से तरीके हैं जिनको कि अपनाया जा सकता है अगर छोटे मंझोले किसान के लिए, एक आम आदमी के लिए पूछें तो? जैसे अभी बताया कि जो हमारे पास कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं कि जो कि अगर हम उसको फ्रेश तोड़ते हैं तो उसकी लाइफ कम होती है, 1 या 2 दिन में टमाटर खराब होने लगेगा, 2-3 दिन में ज़्यादा रखते हैं। तो उसके लिए या तो यह है कि लंबे समय, अगर हम कुछ थोड़े लंबे समय के लिए, जैसे गाजर भी है उसके अंदर हमारे पास, ऑनियन हो गया हमारे पास, टमाटो हो जाता है हमारे पास, तो उसको कोल्ड स्टोरेज में भी रखा जा सकता है। और चूंकि ज़्यादा लंबे समय तक हमने रखना है उसको, तो बेहतर है कि उसको ड्राई करके उसको हम मतलब पैकेजिंग करें। और ड्राई करने का जो तरीका है, जो सबसे अच्छा आजकल पॉपुलर हो रहा है, वो तरीका है हमारे पास कि सोलर ड्रायर्स को हम यूज करें। उसमें उसका जो मॉइस्चर कंटेंट्स हैं वो लगभग खत्म हो जाता है नियर।
और उसके बाद में उसको ग्राइंडिंग करके उसको हम पाउडर फॉर्म में हाइजीनिक तरीके से उसको हम पैकेजिंग करें, और देन वी हैव टू गो टू द मार्केटिंग। उसको प्रॉपर एक अच्छी पैकेजिंग की आपने, अच्छे लेवल की, तो साथ साथ इसकी नॉट ओनली इन इंडिया लेकिन एक्सपोर्ट की डिमांड भी इसकी काफी अच्छी है, दूसरे कंट्रीज में भी इसको काफी ज्यादा लाइक किया जाता है, और वहां पर भी आप उसको देख सकते हैं एज पर द नॉर्म्स। आपको उसको जो लाइसेंसिंग सिस्टम है FSSAI से, तो उनसे आप प्राप्त कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को टेस्ट कराकर, सर्टिफिकेट लेकर उसको। तो ये सबसे छोटा स्टार्टिंग है उसकी। और आजकल आपने देखा होगा एक बहुत अच्छा मेरे को लगता है, और उसकी जैसे फार्मर्स हैं जो छोटे फार्मर्स भी हैं, देयर इज ए वेरी स्मॉल प्लांट दैट इज द मोरिंगा, सहजन की फली, जो काफी ज्यादा पॉपुलर है, वो काफी ज्यादा आजकल इस्तेमाल की जाने लगी है, और उसको हम सुपर फूड भी बोलते हैं। तो उसकी जो पत्तियां होती हैं वो काफी ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। अगर आप देखेंगे उसको सिर्फ एक बार आपने लगाया, मान लिया आपकी मेड है, मेड पे आपने मोरिंगा को खड़ा किया, तो मोरिंगा की जो लीव्स हैं उनको आप ड्राई करके और उनको पाउडर में कन्वर्ट करके और उनको आप एज ए हर्ब्स मेडिसिन की तरह से सेल होती है वो सुपर फूड। और अगर आप ऑनलाइन आप उसको देखें तो लोगों को जो गांव में रहते हैं उनको नहीं मालूम इतना ज्यादा कि इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है, जबकि अगर आप देखेंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे किसी भी आप लेंगे मोरिंगा को, देन इट विल कम अराउंड 2000 रुपीज पर केजी। तो जो पाउडर है उसका पाउडर भी काम में आता है, उसके सीड्स का मोरिंगा ऑयल भी निकलते हैं, और फार्मर ने एक बार लगा दिया उसको अपने खेत की मेड पर, तो इट विल ग्रो ईयर्स एंड ईयर्स, आगे तक चलता चला जाएगा। उसको हर साल उगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप ग्रोइंग उसकी होती जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि इस तरह के प्लांट्स भी वो अपने खेत में लगाएं। जैसे मैं बताया कि मल्टी क्रॉपिंग, आपने जो डोल है, मेड है जो खेत की, उस पर आपने ग्रो किया, और ग्रो के उसकी आपने पत्तियों को सिर्फ लिया और उसको ड्राई करके आपने उसको आगे प्रॉपर प्रोसेसिंग करके, प्रोसेसिंग में भी इसका जो बेसिकली स्टेप्स रहते हैं कि आपने उसको ड्राई किया, ड्राई करने के हाइजीनिक तरीके से, और चूंकि सोलर ड्रायर्स होता है वो क्लोज चैम्बर्स के अंदर ही होते हैं, तो उसके अंदर वो प्रॉपर्ली ड्राई होगा। ड्राई के बाद में देन यू विल ग्राइंड इट, आप उसको ग्राइंड करेंगे, और ग्राइंड करने के बाद में आप उसको पैकेजिंग करेंगे, और पैकेजिंग करके उसको आप आगे मार्केट में लेके जाएंगे उसको। जी मनोज जी, यहाँ आपसे समझना चाहेंगे कि आप ड्राइंग की जो बात कर रहे हैं, इसके चैम्बर्स होते हैं, ये कहाँ पर जाके एक छोटा किसान या आम आदमी कहाँ पर उसको ये ड्रायर्स मिल सकते हैं और ये प्रोसेसिंग हो सकती है? जी, सोलर ड्रायर्स आर अवेलेबल। अब इंडिया में काफी अच्छी इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, और डिफरेंट टाइप के ड्रायर्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी और मार्केट के अंदर भी है। और इसके अंदर वो सीधा ड्रायर्स, काफी जो कंपनीज हैं उनके साथ में कॉन्टेक्ट करके दे कैन परचेज इट। छोटे से छोटे ड्रायर मान लिया 15 से 20 हजार रुपए से शुरुआत होकर, और वो खुद भी बना सकता है। उसको लगेगा ये ड्रायर तो बहुत सिंपल चीज है। जो चैम्बर्स होते हैं, जैसे आपकी अलमीरा होती है फॉर एग्जाम्पल, तो अलमीरा टाइप के भी ड्रॉर्स होते हैं, उसमें जैसे हमारे पास खाने बने होते हैं, उस खानों में जाली वाले उसके अंदर नीचे ड्रायर्स होंगे, ड्रॉर्स, और उन ड्रॉर्स के अंदर ही आप उनको रखते हैं। नीचे से हॉट एयर पास ऑन होती है और ऊपर से निकल जाती है वो, तो नीचे से उसको धीरे धीरे थर्मोस्टेट की हेल्प से हम पर्टिकुलर टेम्परेचर जो डिजायर होता है, जो चाहिए होता है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उसको मेंटेन करके हम लोग उसको ड्राई कर सकते हैं, ताकि ये भी रहेगा उसमें, चूंकि क्लोज चैम्बर में होगा तो धूल मिट्टी पशु पक्षी कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ऐसी तरीके से, जैसे कि काफी फसलें हैं ऐसी, जैसे मैं बताएं कि गाजर है, एक ऑरेंज कलर की जो आती है, तो उसके शेल्फ लाइफ काफी अच्छी होती है, और लेकिन उसको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल जो फूड आने लगे हैं, आपने देखा होगा पैकेट में आने लगे हैं, जो रेडी टू ईट टाइप के जो फूड्स हैं, और उसको अंदर क्या होता है, उन्हीं को चॉप करके और उन्हीं को फॉर ड्राई करके और उन्हीं को आगे लॉन्ग रन के लिए या लॉन्गर टाइम के लिए प्रिजर्व करके उनको रखा जाता है। कौन से फूड्स की बात कर रहे हैं आप, थोड़ा सा बताएंगे मनोज जी? जैसे कि आपने रेडी टू ईट कि जो पैकेट्स में पाउच में बंद आते हैं, और उनको सीधा आपने हीट अप करके उसको यूज करना होता है इस तरह की, या थोड़ा सा जैसे आपने देखा मैगी टाइप के आते हैं, या जो दूसरे टाइप के आते हैं, इसमें काफी अच्छे फूड्स आजकल जो है, जो फास्ट फूड में कैटेगरी में है, तो वह अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे मैं आपको एक बता रहा था, ऑनियन पाउडर इज मैक्सिमम यूटिलाइज नाउअडेज, वो सबसे ज्यादा यूज होता है ऑनियन पाउडर। आप जितना भी इस्तेमाल करते हैं, जितने मसाले वगैरह और सारे जो आते हैं आपके, जो फास्ट में जो मसाले वगैरह मिलाए जाते हैं, उनके अंदर भी उसको मिक्स किया जाता है। तो इस तरह का आप देखेंगे कि लॉन्ग सीरीज ऑफ द वेजिटेबल्स। हाँ, इतना में ध्यान रखना है कि जो भी हम वेजिटेबल्स को ड्राई करते हैं, वो वही हम ज्यादातर लें जो उस पर्टिकुलर
पर्टिकुलर एरिया के अंदर होता है। जी। अगर हम इसको एग्जांपल लें, जो जैसे गवर्नमेंट का प्रोग्राम आता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, हमारे अगर किसी क्षेत्र में कोई टमाटो ज्यादा होता है तो हम टमाटो को ज्यादा लें, किसी दूसरी फसल में ना जाएं। जी। और इसी तरीके से हम लोग दूसरी जो एरिया है वहां मान लिया ऑनियन ज्यादा होता है, जैसे हम महाराष्ट्र की बात करें नासिक में, वहाँ ऑनियन ज्यादा होता है तो वहाँ हम ऑनियन को यूज कर सकते हैं पाउडर मेकिंग में। तो जो फसल जिस क्षेत्र में ज्यादा होती है और जहां उसको एटमॉस्फेयर उसका सूट करता है, बेस्ट क्वालिटी की फसल लेते हैं, तो वहां पर हम उसको ज्यादातर उसको मतलब ड्राई करके उसको बिजनेस में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। जी बिल्कुल। मनोज जी कह रहे हैं कि आपके एरिया में जिस चीज़ की खेती ज़्यादा होती है उसको आप प्रिजर्व करें और उस पर ध्यान दें, इससे आप की जो आमदनी है वो दोगुनी हो सकती है। कैसे करें ये भी उन्होंने बताया। विक्रांत जी, ये तो बात हुई कि प्रिजर्वेशन की जो हम बात कर रहे हैं, ड्राइंग बताया, अभी कोल्ड स्टोर में भी रखा जा सकता है अपने प्रोड्यूस को, लेकिन अगर हम पैकेजिंग की बात करें तो वो ना सिर्फ आपके जो प्रोडक्ट है उसको एक अच्छा एक वैल्यू ऐड करती है, बल्कि प्रिजर्वेटिव का भी काम करती है, प्रिजर्व भी करती है। बिल्कुल। आप जो है सोलर ड्रायर का तो उपयोग आज की डेट में अनीता जी बहुत ज़्यादा हो रहा है, और गवर्नमेंट की स्कीम है, तमाम स्कीम है, AIF स्कीम है, जिसके तहत जो है आपको सोलर ड्रायर या इस तरह के कोई भी इक्विपमेंट आपको खरीदने हो तो वो आपको गवर्नमेंट सब्सिडी रेट पे और ऋण पे, और ऋण भी बहुत कम है, मेरे ख्याल से 4% के आसपास के ऋण पे आपको मिल जा रहा है। तो ये आप जो है ले सकते हैं उसको। बहुत सारे किसान, मैं तो आज जैसे आ भी रहा था जब मैंने देखा कि हमारे इधर वेस्टर्न यूपी में गन्ना बहुत ज़्यादा होता है जी। तो कुछ लोगों ने अपनी खुद की कार्ट बना ली है, वे गन्ने के रस से आइसक्रीम बना के बेच रहे हैं, आपने देखा भी होगा। या बहुत सारी कार्ट लगी हुई है, उसने लिखा किसान, ये उसका नाम है, और उसका स्वयं का निर्मित गुड़, ऑर्गेनिक गुड़ है। तो गुड़ अब तक जो केमिकल गुड़ है वो शायद 50 रुपए के आसपास बिक रहा है, और ऑर्गेनिक गुड़ 120, 100, 150 कहीं भी बिक रहा है, जितना जिसका पैकेजिंग जिसकी जितनी अच्छी है। और मार्केटिंग और पैकेजिंग अगर हम किसान को सिखा देते हैं, जैसा कि मैं अनीता जी आपको बताऊं कि पतंजलि में अभी लगभग हमने 500 या 1000 किसान के आसपास हमने वो FPO हमने जो है ट्रेनिंग कराए, उनको हमने मार्केटिंग कैसे करनी है, पैकेजिंग कैसे करनी है, उसकी सेल्फ लाइफ कैसे बढ़ानी है, वो पूरी ट्रेनिंग हमने अपने यहाँ पे दी। जी। तो अगर हम FPOs एक समूह बना के किसानों का, और एक क्योंकि गवर्नमेंट उनको पैकेजिंग करने के लिए पैकेजिंग मटेरियल भी दे रही है, ठीक है, तो अपना एक ब्रांड बना के और अपना शुरू करें। बहुत लोगों ने शुरू भी किया है, बहुत सारी आप ब्रांड देख रहे होंगे। तो इससे किसान की इनकम हम कह रहे हैं दुगनी, हम कह रहे हैं 4 गुने भी हो जाएगी। ये इतना अच्छा प्रोग्राम इस टाइम पे चल रहा है जो भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, पूरा प्रोत्साहन किया जा रहा है, उनको पैकेजिंग मटेरियल दिए जा रहे हैं, और बहुत सारी और भी संस्थाएं हैं, प्राइवेट संस्थाएं, जो अभी किसान को इतना हेल्प कर रही हैं। जैसे हमने हमारे पतंजलि में एक हमने अन्नदाता ऐप बना रखी है। तो किसी किसान ने अगर कोई प्रोडक्शन किया और उसके पास मान लो सपोज 2 क्विंटल गेहूं है, ऑर्गेनिक गेहूं है या किसी भी तरीके का है, उसने डाल दिया कि मेरे पास गेहूं है, ऑर्गेनिक है या रासायनिक है, ये मेरी लोकेशन है, ये मेरा रेट है जी। तो अभी तक हम लोग आड़त के माध्यम से सामान खरीद रहे थे, लेकिन अगर किसान डायरेक्ट मार्केट में आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि फिर इनकम दुगनी क्या 4 गुनी भी हो जाएगी जी। तो इस तरीके से हमने पतंजलि में भी ऐप बना रखी है, अन्नदाता ऐप है, हरित क्रांति ऐप है। तो इस तरीके से करने की जरूरत है अभी, और भी लोगों को आना चाहिए। जी बिल्कुल। तो कैसे आप अपनी आमदनी को ना सिर्फ दुगनी बल्कि 4 गुनी कर सकते हैं, जैसे कि विक्रांत जी बता रहे हैं, और बाकायदा तमाम प्राइवेट कंपनीज हैं वो प्रोत्साहित कर रही हैं, मोटिवेट कर रही हैं, और ऐप्स में जाकर के आप अपने जो आपका प्रोड्यूस है उसको आप बता सकते हैं कि ऑर्गेनिक है, और अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। मनोज जी, ये आपसे भी समझना चाहेंगे कि ये हमने बात की कि आप कैसे अपनी ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को उगा सकते हैं। आपने कहा कि जो उस जगह पर खेती होती है उस पर फोकस करें, ऑर्गेनिक तरीके से उसे उगाएं, कैसे उगा सकते हैं, कैसे सॉइल टेस्टिंग कर सकते हैं, कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, ये सारी हमने बातें की। लेकिन अब जब बेचने की बारी आती है, मार्केटिंग का क्या तरीका है, कैसे उसको बेचा जा सकता है, ये भी बताइए। मैं जैसे विक्रांत जी ने भी काफ़ी अच्छा तरीके से इस चीज़ के लिए बताया है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले जो हमने प्रोड्यूस किया है
जो भी हमारी जो भी चाहे उसको हमने सोलर ड्रायर के माध्यम से उसको एक अच्छे यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लिया। तो जो फार्मर्स हैं अपनी प्रोड्यूस को सीधा सीधा बेचने के साथ साथ उसके साथ में उसके वैल्यू एडेड और करें तो उससे उसको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट उसको मिल जाता है। और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाने के बाद में एक जो ब्रांडिंग होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट है मार्केटिंग के लिए। तो पहले जैसे मैंने देखा है और काफ़ी अच्छी सक्सेस स्टोरी भी इस तरीके की, फार्मर्स ने पहले अपने प्रोड्यूस को आसपास के एरिया में लोगों को उसको महसूस कराया कि देखो ये प्रोडक्ट है हमारा और ये आप यूज़ करके देखिएगा। फिर जो लोकल डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं वहाँ पर अपने प्रोड्यूस को रखा है, पैकेजिंग करके उसको अच्छी तरीके से, चाहे ग्लास के अंदर हो या स्पेशल पाउचेज हो उसके अंदर पे उसको किया। और आजकल जो बताया कि जो सबसे अच्छी है जो सोशल मीडिया पे के माध्यम से, जैसे हम देखते हैं उत्तराखंड में काफ़ी लोग पिकल्स का काफ़ी ज़्यादा अच्छा करते हैं और मैंने देखा वेबसाइट्स भी उनकी काफ़ी अच्छी हैं और वो उस पर जैसे अचार हैं विभिन्न प्रकार के, उनको वो महिलाएं वो तैयार करती हैं और उसको आज बहुत अच्छा आगे मार्केट मिल जाता है। तो इसी तरीके से जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं या अपने डायरेक्टली वेबसाइट के थ्रू आप उसको मार्केटिंग कर सकते हैं, वो एक सबसे अच्छा तरीका है। तो लोकली पहले और साथ साथ ही में एक उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दें अगर हम कि पूरे वर्ल्ड वाइड वो छा जाए। जी बिल्कुल, ये तो बात हुई कि कैसे अपने प्रोडक्ट को बेचा जा सकता है, लेकिन सरकार ने भी ई नाम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जैसे प्लेटफॉर्म दिए हुए हैं, वहां पर कैसे रजिस्टर कराया जा सकता है और कैसे अपने सब्जी को या ऑर्गेनिक का प्रोडक्ट को बेचा जा सकता है, वो भी समझना चाहेंगे। जो गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म्स हैं वो तो हैं जी, वो उन पे तो वो जाकर उसके अपने प्रोड्यूस के बारे में पूरी डिटेल्स जानकारी देकर उसके प्रोडक्ट्स हैं जो प्रोड्यूस है और सर्टिफिकेशन के साथ में अगर वो सेल करते हैं तो नॉट ओनली इन इंडिया कि बाहर भी उसको काफी अच्छे एक मार्केट मिल जाता है जो उसको नेसेसरी सर्टिफिकेट्स अगर वो हासिल करता है। जी कौन कौन से मनोज जी सरकारी प्लेटफॉर्म है जहां पर कि रजिस्टर किया जा सकता है और सामान को बेचा जा सकता है? जैसे आपने बताया अभी ई नाम पे है और जो मोबाइल एप्स हैं उसके अंदर भी अपना जाकर वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जैम पर करा सकते हैं, जैम पर भी जो डिफरेंट जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं दे आल्सो परचेज इट फ्रॉम देयर, तो उनको भी उनके माध्यम से वो अपने प्रोड्यूस को आगे तक ले जा सकते हैं उसमें। और प्राइवेट और सेल्फ प्लेटफॉर्म तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा अवेलेबल है ही और उस पर सीधे वो उसको मतलब आगे प्रमोट भी कर सकते हैं उसके अंदर। जी, तो ई नाम और NCDEX ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर कि कमोडिटीज को इनको जहां पर कि आपके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स अगर हैं तो आप जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और उसका बेहतर आपको पैसे मिल सकते हैं। विक्रांत जी आपसे समझना चाहेंगे, इतना आसान नहीं है अभी तक जिस तरह से खेती की जा रही है और अब हम जब ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं तो किस तरह के चैलेंजेस सामने आते हैं? चैलेंजेस ऑर्गेनिक खेती में सबसे ज़्यादा जो आ रहा है वो नॉलेज का आ रहा है जी। अभी तक बहुत सारी भ्रांति हमारे लोगों ने ही फैलाई है, जो प्राइवेट कंपनी हैं जो फर्टिलाइज़र बेचती हैं और रासायनिक और पेस्टिसाइड बेचती हैं, तो उन्होंने ही बहुत सारी भ्रांति फैलाई है और उसको निकलने में थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन जो इस टाइम पे गवर्नमेंट ने जितनी स्कीम चला रखी हैं और जितना एजुकेट किया जा रहा है, तो अब वो समय दूर नहीं कि हम लोग दोबारा से जो है ऑर्गेनिक खेती भी करेंगे और उसी लेवल पे करेंगे जिस लेवल पे हम रासायनिक कर रहे हैं। मतलब प्रोडक्शन शायद हमारा ना घटे क्योंकि हम मल्टी क्रॉपिंग करेंगे, एक ही खेत से हम 4 फसल 5 फसल तक की खेती कर रहे हैं, तो अभी शायद बहुत काम होने की कगार पे है और बहुत अच्छा ये कार्यक्रम चल रहा है। जी बिल्कुल, आपको किस तरह के चैलेंजेस दिखाई देते हैं मनोज जी? इसमें जो सबसे पहले जैसे बताया है कि जो एजुकेशन है तो वो सबसे जरूरी है हर स्तर पर, चाहे हम गांव का स्तर कह लें, ब्लॉक लेवल पे कह लें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कह लें, कि जो प्रमोशन है और पूरी जो सरकार है हमारी वो इसमें लगी हुई है। अभी हमारा एक बताया कि एक प्रोग्राम चला है लैब से लैंड तक, उसमें जो हमारे जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स के जो ऑफिसर्स हैं, ऑल आर इन द फील्ड कि लोगों को बताएं समझाएं। और इसने जैसे कि बताया कि जो सरकार की स्कीमें हैं उसके भी कि जो फसल को किसी तरह का कोई नुकसान होता है उसका भी बीमा करना है ताकि किसानों को किसी भी तरीके से कोई नुकसान ना हो। और किसानों को जो गवर्नमेंट के जो कार्यक्रम हैं, सरकार के जो कार्यक्रम हो, चाहे वो भारत सरकार के हों या राज्य सरकार के हों, वो कार्यक्रम लोगों तक पहुँचे हर तरीके से कि उनको सभी चीज़ों का पता हो। अगर मैं अभी एग्जांपल देता हूँ कि जैसे अभी हरियाणा में भी वहाँ पर अभी सरकार ने किया है कि जो पूरा जो गवर्नमेंट है
वो किसान को पैकेजिंग के लिए, ब्रांडिंग के लिए, उसको भी वो एडिशनल इंसेंटिव देगी बियॉन्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट भी इंसेंटिव्स। तो वो ताकि वो अपने प्रोड्यूस को ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू एडिड करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले मार्केटिंग के लिए। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फार्मर ने प्रोड्यूस तो कर दिया, ऑर्गेनिक भी कर लिया उसने, सॉइल टेस्टिंग भी कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन अब जो प्रोड्यूस होता है उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए मार्केटिंग के लिए, जहां उसका इमीडिएटली उसको आगे चला जाए उसका प्रोडक्ट। तो उसके लिए जो सरकार की विभिन्न स्कीमें हैं उसके अंतर्गत वो अपना रजिस्ट्रेशन करा के उसको आगे तक उस प्लेटफॉर्म तक ले जा सकते हैं। सरकार के जो विभिन्न कार्यक्रम है उसमें वो पार्टिसिपेट करे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उसको जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो उस तक मिले, और इससे फार्मर की इनकम भी मल्टीपल टाइम्स होगी, नॉट ओनली डबल। कि चाहे किसी भी तरीके से, जैसे हम अगर एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, क्योंकि इरिगेशन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिंचाई के लिए। अब हमने सारी चीज कर ली, लेकिन सिंचाई के लिए अगर पानी उपलब्ध नहीं होगा या बिजली उपलब्ध नहीं होगी, तो इसके लिए सरकार का ये एक स्कीम है पीएम कुसुम, जिसमें सबसे ज्यादा सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं। अब उसके अंदर 75% तक सरकार की सब्सिडी मिल रही है। तो सब्सिडी मिलने से क्या होगा कि फार्मर को बिना बिजली, बिना डीजल के वो अपने खेतों में फसलों की सिंचाई कर सकता है। छोटा 3 HP का, 7.5 HP का, 5 HP का, 10 HP का पंप लगाकर, ताकि उसको सूरज जिस समय निकलता है उससे लेकर और शाम को छिपने तक लगातार उसको पानी मिलता रहे। उसमें भी ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करे, ताकि पानी क्या जो है इस्तेमाल सही तरीके से हो, ऑप्टिमम उसका यूज हो। तो कहने का मतलब है कि सरकार की इतनी योजनाएं हैं कि जिनका पूरा फायदा किसान उठा सकता है, और अपनी भी उसकी इनकम बढ़ेगी, और देशवासियों के लिए भी उसको लगेगा कि मैंने काफी कुछ किया है। क्योंकि हम चाह रहे हैं कि सीधा सीधा केमिकल फर्टिलाइजर को की बजाय वो सीधा सीधा हमारा जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है उनका इस्तेमाल करें। और इसके लिए जो पशु हैं उसके पास, उसका भी उसका पूरा इस्तेमाल होगा, उनके गोबर का भी इस्तेमाल होगा, और जो खेतों के अंदर रासायनिक खाद भी हमारी लगभग 0 की तरफ जाएगी। जी बिल्कुल। तो ये चैलेंजेस तो थोड़े हैं, लेकिन विक्रांत जी फायदे भी कई सारे हैं। अगर बात करें, ना सिर्फ उनकी आय दुगनी तिगनी और चौगनी होगी जैसे कि आप बता रहे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं उनकी सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ेगी, और अगर पशुओं का काउडंग वगैरह यूज़ किया जाएगा तो कहीं ना कहीं आपकी खर्चा भी कम आएगा, कॉस्ट भी कम आएगी। क्या कहेंगे आप? जी, अभी जो अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो ये तो डेफिनेटली आप ना कोई खाद खरीद रहे हैं, ना कोई दवाई खरीद रहे हैं, तो आपका पैसा तो उसमें बच ही रहा है। मल्टी क्रॉपिंग कर रहे हैं तो आपका जो उत्पादन कम हुआ उसकी भी भरपाई हो रही है। प्लस और आपको जो मार्केट प्राइस है, अगर आप खुद से पैकेजिंग कर रहे हैं और खुद से उसको ब्रांडिंग करके बेच रहे हैं, तो आपको उसका मूल्य भी पूरा मिल रहा है। प्लस एक फायदा और है जो अभी शायद किसानों को नहीं पता है, बहुत लोगों को, कि इसके कार्बन क्रेडिट भी हमें गवर्नमेंट दे रही है। जी। तो अगर कोई किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है तो उसको कार्बन क्रेडिट का भी लाभ मिलेगा, जो कि एक अच्छा खासा लाभ है। प्लस जैसे हमें कोई जब ऑर्गेनिक खेती हम लोग करते हैं तो जो हमें प्रमाण पत्र चाहिए, तो आपका जो नोडल अधिकारी है आप उनसे जाके संपर्क कीजिए, और आपको वे प्रमाण पत्र जो है वे आपको फ्री में एक तरीके से बना के वो पूरा गाइडेंस करके देंगे। जिला कृषि अधिकारी हैं जो हर जिले में, उनसे आप जाके मिल सकते हैं। प्लस आपको जो बीज हैं वो भी सब्सिडी रेट पे मिल रहे हैं। तो ये फायदा ही है। ये किसानों की इनकम डबल करने के दिशा में ही कदम है। जी बिल्कुल। सब्सिडीज तो सरकार काफ़ी चीज़ों में दे रही है, जैसे कहा आपने कि बीज भी सब्सिडाइज मिल रहे हैं, साथ ही बायो फर्टिलाइज़र भी सब्सिडाइज मिल रहे हैं, और प्रिजर्वेशन में भी सब्सिडी मिल रही है, जैसे कि मनोज जी ने कहा। मनोज जी, चैलेंजेस जैसे आपने बताया कि बहुत सारे हैं, लेकिन वे फॉरवर्ड क्या आपको दिखाई देता है, आपसे समझना चाहेंगे बहुत ब्रीफली आपसे। वे फॉरवर्ड में तो सीधा हम कह सकते हैं कि किसान को अपना जितनी जल्दी हो सके अपना ज्यादा से ज्यादा जो कोशिश करे, जो अगर उसको लगता भी है ना कि मेरे को उतना फायदा नहीं होगा, तो मैं मानता हूं कि अपने खेत, अगर उसका 4 एकड़ का खेत है तो वो भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाए और एक काम करे, पहले शुरुआत 1 एकड़ से कर ले उसमें जी। तो उससे क्या होगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा उसको, और 1 एकड़ में देखे कि मेरी इस फसल में और उस फसल में कितना डिफरेंस है। और फैक्ट ये कि भाई उसके अंदर जब फार्मर कोई भी ऑर्गेनिक प्रोड्यूस करता है तो उसको लिए इतनी दूर दूर से लोगों के आने शुरू हो जाते हैं कि भाई इस फार्मर ने ये ऑर्गेनिक गेहूं इसके पास अवेलेबल है, जो लोग हैं वो उसको
ज्यादा पे करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जी। सीधा सीधा है कि फार्मर हैव टू स्टार्ट, और जो हमारी जो मशीनरी है, जितनी गवर्नमेंट साइड से कहने, पर्सनल प्राइवेट साइड से कहने, वो मशीनरी का भी रोल रहता है कि वो दे हैव टू एजुकेट द फार्मर्स, कि ताकि वो उस तरफ धीरे धीरे डाइवर्ट हो। उसको डाइवर्ट करने का तरीका है कि दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी स्मॉल वन। जी, मैं एक मानता हूं कि स्मॉल थिंग्स ब्रिंग्स द मेजर चेंजेस। कम से कम अपने खाने के लिए हाँ, तो स्टार्ट करे। बिल्कुल, हाँ, कम से कम अपने शुरुआत करें, फिर लोगों में प्रोड्यूस देता है कि ये मेरा केमिकल फर्टिलाइजर्स का है और ये मेरा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का, तो दे विल टेल द डिफरेंस। जी, तो वो सीधा सीधा उसको फार्मर को बता देगा प्रैक्टिकली कि भाई देखो ये चीज इस्तेमाल करने से ये आगे इतना अच्छा लगता है उसमें। जी बिल्कुल। मनोज जी, विक्रांत जी, आपने टाइम निकाला, स्टूडियो में आए और इतनी अहम जानकारी हमें दी, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम जानकारी से कामयाबी तक में बात कर रहे थे कि कैसे ऑर्गेनिक खेती की जा सकती है, कैसे जो ऑर्गेनिक खेती से आपकी सब्जी और प्रोड्यूस होता है उसको आप प्रिजर्व कर सकते हैं और कैसे उसको आप बेच सकते हैं, और इससे ना सिर्फ आपका जो फायदा है वो दुगना होगा बल्कि 4 गुना हो जाएगा, और भी तमाम तरह के बेनिफिट्स आपको इससे कैसे मिल सकते हैं। तो हमारी आज की इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप भी अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecial@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।